नमस्कार साथियों, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन क्वार्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का आपके जो एग्जाम 30 जून को आयोजित होने वाला है, उसके भूगोल से संदर्भित जो भी पोर्शन दे रखा है उसको लेकर अपन बात करेंगे। इसका आज टेस्ट सीरीज 6 है, आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज 6 है आज इसका। अपन टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का रहने वाला है, इसके साथ ही प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। प्रश्नों का लेवल भी हम सभी निश्चित रूप से प्रश्न रखते हैं, हर टॉपिक से प्रश्न लिया जाता है आपका। उसके साथ ही आपके प्रत्येक प्रश्न की डिटेल व्याख्या की जाती है। आप 2-4 प्रश्न देखें, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन में बने रहें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको हमारे चैनल पर गाइडेंस भी प्रॉपर दी जाती है। मेरा ये मानना है कि तैयारी से ज़्यादा आदमी को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो आपको ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ज्योग्राफी के 30 ऐसे टॉपिक है जो आपके 70 से 80% सिलेबस कवर करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो आप कमेंट सेशन में जाके देख सकते हैं, टॉप 30 टॉपिक्स के नाम से। उसके साथ ही मैंने पूरा कुछ बता रखा है सारे के सारे सेशन के बारे में कि किस सेशन के अंदर क्या क्या है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या टारगेट लेके चले, किस सब्जेक्ट की किस प्रकार स्ट्रेटेजी रखे। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमेलित नहीं है, आपको नहीं पे मार्क करना। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा, अभी से आदत बना लें आप। बाघ परियोजना आगे दे रखा है 1972, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, हाथी परियोजना 1994 और राइनो प्रोजेक्ट 1987। इसमें से मैंने 2 आपको ऑलरेडी बता रखे हैं पिछले सेशंस में, और उन्हीं को मैंने इसमें इनकरेक्ट किया। एक नहीं, इसमें 2 इनकरेक्ट हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। यदि बाघ परियोजना की मैं बात करूँ तो 1972 ना होकर ये कितना है 1973, कितना है 1973, 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। इसके साथ ही आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट जो क्रोकोडाइल है ये तो सही है आपका 1975, ये मैंने नहीं बता रखा। जबकि मैंने हाथी जो परियोजना है उसके बारे में बता रखा। आपकी जो हाथी परियोजना है वो कब 92-93 के दौरान शुरू हुई थी, 92-93, तो आपको याद रखना 92। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी। इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और जो पहला था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क था, जिसको पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 पे इस्टेब्लिश किया गया, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। राजस्थान में कितने हैं, 4 हैं, रणथंभौर, मुकुंदरा, सरिस्का और रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी जो है बूंदी में, इसको नवीनतम अभी बनाया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न रहने वाला हमारा, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम जलीय गोलार्ध की। जो आपके दक्षिणी गोलार्ध है उसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है। 57%, याद रखें आप, 57% जो जल है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और 43% जो जल है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि जल की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो महासागरों के रूप में होता है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी इकाई जल की तो वो होगा आपका ग्लेशियर। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो महासागर है वो प्राचीन पेंथालासा के भाग हैं। किसके भाग है, प्राचीन पेंथालासा के। आप कमेंट सेशन में मुझे बताएंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो अफ्रीका है जो देश है उसके अंदर देशों की संख्या सबसे अधिक है। अब कितने देश है, 54 देश है अफ्रीका में। कितने देश है, 54 देश है। इसके साथ ही अफ्रीका की यदि मैं बात करूं तो 54वां देश कौन सा बना अफ्रीका का, तो 54वां देश बना दक्षिणी सूडान। ये अभी 2011 में बना था। और अल्जीरिया सबसे बड़ा है अफ्रीका का, सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। यदि मैं बात करूं बाकी देशों की कि यूरोप में कितने, तो यूरोप में 51 देश हैं। इसके साथ ही एशिया की यदि मैं बात करूं तो एशिया में 50 देश हैं। और साउथ अमेरिका की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने देश हैं, 12 देश हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल के बारे में याद रखनी है। अफ्रीका की जब भी बात होती है मैं आपको 3-4 फैक्ट बताता हूँ, वो सारे आपको मैं आशा करता हूँ याद हो गए होंगे। कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। इसके साथ ही 4 गोलार्धों में स्थित है। मनुष्य की उत्पत्ति वाला महाद्वीप है और एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, 4 रेखाएं गुजरती है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है अफ्रीका के बारे में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर निम्न में से महाद्वीपों को अवरोही, आरोही, अवरोही को मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था, एक बार फिर बता देता हूं। अवरोही मतलब घटता और आरोही मतलब बढ़ता। कैसे याद रखेंगे, अव आए तो घटना, आ आए तो बढ़ना। ए और आ में ध्यान में रखना आपको, आ आए तो बढ़ना और अव आए तो घटना। अब अपन को कौन से क्रम में बताना है, घटते क्रम में बताना है। किसके आधार पर बताना है, क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे पहले आएगा, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका जो है, अफ्रीका आपको पता है कि अफ्रीका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल, तो अफ्रीका को सबसे लास्ट में ले लें तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ब। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे आगे ले लें से। अब बीच के अंदर रह गया यूरोप और आपके दक्षिण अमेरिका। तो इसके अंदर दक्षिण अमेरिका है वो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अमेरिका आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सबसे लास्ट में अफ्रीका आएगा, फिर आएगा आपके यूरोप, फिर आएगा दक्षिण अमेरिका, सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले की बात हो रही है कि किसने यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर याद रखना, निकोलस कोपरनिकस। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले ये स्थापित किया कि जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। केपलर के बारे में भी आपको इतनी जानकारी याद रखनी है कि केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे।
ग्रहों की गति के नियम के यदि बारे में आपसे पूछा जाए किसने दिए, तो केपलर ने दिए थे। 3 नियम दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल है हमारा वो है डफला व मिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है आपकी ये डफला और मिरी पहाड़ियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है। तो आपके जो ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था है ये जयपुर में स्थित है। यदि आप अपना आंकलन करना चाहें तो एक पेन और कॉपी लेके बैठें और इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लें, फिर उसके सामने अपना आंसर लिखें और फिर मेरे बताने पे उसको चेक कर सकते हैं आप कि आपके तुक्के मारे तो भी कितना क्या रह रहा है। यदि मैं बात करूं अजमेर की, तो अजमेर में आपको याद रखना राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है जो तबीची अजमेर के अंदर स्थित है। इसके साथ ही राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखना राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान जो है वो सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है। सतपुड़ा जो है वो नर्मदा व ताप्ती नदियों के स्थित है। सतपुड़ा के जो उत्तर में है वो तो है नर्मदा और जो दक्षिण में है वो ताप्ती नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सतपुड़ा की आपको कुछ चीजें याद रखनी है, बता देता हूं मैं आपको। सतपुड़ा के अंदर सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है। 1350 के लगभग इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठंडी धारा कौन सी है, शीतल धारा किसकी बात हो रही है, अटलांटिक महासागर की। तो जो बेंगुला धारा है वो अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। पूछा गया सवाल है, डायरेक्टली याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का, जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, आपको याद रखना है इस चीज को डायरेक्टली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है। यदि अभ्रक की बात करूं तो ये है गया और हजारीबाग के अंदर सबसे बड़ी इसकी मेखला है। ये 2 जिले हैं बिहार के, गया और हजारीबाग, यहाँ पे सबसे ज्यादा अभ्रक है। और कोडरमा भी आप अभ्रक के संदर्भ में याद रखेंगे जो झारखंड के अंदर स्थित है। इसे कैपिटल ऑफ माइका यानी अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ है। तो बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं पे आपने गोला कर लिया। कर्क रेखा के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। क्या ट्रिक बताइए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मगरमच्छ झपटा, यानी पहले मगरमच्छ को देखते हैं कैसे झपटता है। मैं यानी मध्य प्रदेश, गए गुजरात, रहे राजस्थान, मैं मिजोरम, 6 छत्तीसगढ़, अब बाकी बचता है त्रिपुरा। सॉरी त्रिपुरा नहीं, मगरमच्छ झपटा, झपटा। जय झारखंड, पय पश्चिम घाट और टय यानी त्रिपुरा। तो ये है। अब इसमें कौन सा नहीं आया, तो मणिपुर जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, याद रखेंगे आप। पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जो उद्योग की शुरुआत है वो वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग के रूप में हुई थी। अब कपड़ा उद्योग की यदि मैं बात करूं तो 1818 के लगभग कोलकाता के अंदर प्रथम इसका जो कारखाना है वो लगाया गया था। अब बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो मुंबई, मुंबई जो है वो आपका सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में फेमस है। अब यदि मैं बात करूं एक और याद रखना आपको, तमिलनाडु के अंदर एक सूती वस्त्रों के जो सर्वाधिक जो मिले हैं या जो कारखाने हैं वो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का एक क्षेत्र है कोयम्बटूर। यह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को। पूछा गया सवाल है हेडमास्टर में, पर आप ये याद रखें सूती वस्त्रों की राजधानी यदि डायरेक्टली आपको पूछा जाए तो दैट टाइम योर आंसर विल बी मुंबई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या है। सीमेंट के जो सर्वाधिक कारखाने वो कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब थोड़ी सीमेंट उद्योगों की बात कर लेते हैं अपन। सीमेंट उद्योग के कारखानों की यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में। इनका उत्पादन का यदि क्रम देखें तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये उसके मुख्यतः उत्पादक राज्य हैं। कच्चा माल इसके लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। प्रथम सीमेंट कारखाना जो है पोरबंदर गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। और राज्य की यदि मैं राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो 1916, कब याद रखेंगे राजस्थान के संदर्भ में भी 1916 लाखेरी बूंदी कहाँ किया गया, प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर किया गया 1916 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला हमारा जो सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य रबर का उत्पादन नहीं करता है। नहीं पे आपको ध्यान रखना है कौन सा है जो नहीं करता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो तेलंगाना है वो नहीं करता है। बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों जो राज्य हैं वो रबर के उत्पादन करते हैं। अगला जो सवाल है, यूरेनियम के अंदर राज्य सुमेलित नहीं है, नहीं है का पूछा है। तो डोमिसियात जो है वो मेघालय का एक क्षेत्र है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। लंबापुर जो है पूछा गया सवाल है, डायरेक्टली आप याद रखने का प्रयास करेंगे, वापस पूछा जा सकता है। कब पूछा गया, अभी एसआई का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। ये जो लंबापुर है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है और जो गोगी है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है और जो रोहिली है वो उत्तराखंड में नहीं है। ये रोहिली कहाँ है, ये है अपने राजस्थान में। तो याद रखें आप इसको, रोहिली का राजस्थान में यूरेनियम का एक स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर रहा है। यदि बात करूं सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान की तो उस पर है अपना राजस्थान। अपना राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है। इससे पहले जो था कर्नाटक था। अभी 2021 के अंदर, सितंबर लगभग 2021 के अंदर राजस्थान ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। और कितनी क्षमता है हमारी सौर ऊर्जा की, 7738 मेगावाट जो है वो हमारी क्षमता है सौर ऊर्जा की। और राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई। तो आपको याद रखना 2019 में सौर ऊर्जा नीति लागू की, नवीनतम। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? बात कह रहा है सबसे पुराने तेल के भंडार की, तो ये है डिगबोई असम के अंदर। आप सबने सुना होगा डिगबोई असम के अंदर सबसे पुराना जो है वो तेल का कारखाना है और IOCL द्वारा संचालित है। आपसे ये भी पूछा जाएगा IOCL द्वारा है, HPCL द्वारा है, तो आपको ये जानकारी भी याद रखनी है कि किसके द्वारा संचालित है, ये IOCL के द्वारा संचालित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महादेव पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? तो महादेव जो है वो मध्य प्रदेश में है और जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा श्रेणी के अंदर पाई जाती है और महादेव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो पानीपत हरियाणा के अंदर सबसे पहले कृत्रिम रबर का संयंत्र लगाया गया। यदि बात करूं मैं रबर की, बात किसकी करें? रबर की, तो रबर जो सबसे ज्यादा उत्पादन रबर का कहाँ होता है? केरल में। केरल के अंदर आई थिंक सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है, याद रखेंगे आप इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एस्किमो निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं? तो जो टुंड्रा है वहां पे निवास करती है आपकी एस्किमो जनजाति। कल के जो सेशन था उसमें मैंने बुशमैन जनजाति के बारे में आपको फैक्ट्स बताए। आप एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में निवास करती है और यह जो वहाँ बहुत ही गर्म प्रदेश है, तो बर्फ के जो घर है वहाँ घर बना के रहती है, उन्हें इग्लू कहा जाता है। ये याद रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे इग्लू क्या है। इल्लू नहीं, इग्लू है ये। इग्लू जो है एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के जो घर बनाए जाते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। बुशमैन जनजाति के मैंने फैक्ट्स के रूप में आपको बताया कि अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर, जिसके अन्य नाम सोन, रवि और बसावरत है। और इनका प्रमुख जो कार्य था वो आखेटक था, मतलब ये शिकार करते थे और उनको संग्रह करते थे। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुमेलित नहीं है, ये किस प्रकार का प्रश्न है? इसके अंदर आपसे पूछा गया है, कुछ ज्वालामुखी दे रखी है, ज्वालामुखी के प्रकार हैं और इधर दे रखे हैं कि कौन सी आपके सुमेलित नहीं है। जो नारकोंडम है वो भारत में स्थित है, एकांगुआ अर्जेंटीना में स्थित है और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट पोपा है जो वो इंडोनेशिया में नहीं होकर कहाँ स्थित है? इटली में। माउंट पोपा कहाँ है? इटली में। सॉरी, ये आपको नहीं वाला याद रखना, नहीं जो सही नहीं है वो कौन सा? माउंट पोपा कहाँ है? इंडोनेशिया में होकर इटली में है। और नारकोंडम जो है वो नारकोंडम कहाँ है? वो भारत के अंदर स्थित है। नारकोंडम किस प्रकार की? तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि जो सुसुप्त ज्वालामुखी है वो सबसे विनाशक मानी जाती है। विनाशक इसलिए मानी जाती है कि इनमें क्या है कि काफी लंबे समय तक विस्फोट नहीं हुआ है, कभी भी हो सकता है। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप इसकी याद रखेंगे 2690 के लगभग, 2690 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक ग्रत पाए जाते हैं? यदि मैं बात करूं सर्वाधिक ग्रत की, कौन से महाद्वीप में कितने ग्रत हैं अभी हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो ग्रत हैं वो पाए जाते हैं आपके 57 ग्रत हैं। कितने? 57 ग्रत प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में 57 ग्रत हैं। उसके बाद यदि बात करें तो सबसे जो गहरा ग्रत है इसके अंदर मेरियाना है। मेरियाना ग्रत कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्षेत्रफल के आधार पर मैं बात करूं तो एल्यूशियन है जो भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये कुछ सवाल थे। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।